जब भी मिल रहे हैं तो मार्केट भी एक अच्छे मूड में हम देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है और आज स्पेशली ज़्यादा ही कुछ पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। आज एक्सपायरी भी है। पहले तो आप कैसे मार्केट्स को अभी देख रहे हैं? क्या लगता है कि एक मार्केट अभी एक अपनी दिशा पहचानने लगा है? पहचानने की कोशिश कर रहा है, वही मैं कहूंगा। क्योंकि सी सिचुएशन ऐसी है कि उधर यूएस इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। तो जनरली माहौल बनता है कि एडवांस्ड इकोनॉमी की इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है, तो शायद इंडिया इमर्जिंग मार्केट को भी इम्पैक्ट होगा, इंडिया को भी इम्पैक्ट। तो एक डरावट सा मार्केट में भी था। मगर इसमें सोचने की बात यह है कि इंडिया एक हाईली ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। ऑयल से हमारा देश का करेंसी के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इकोनॉमी ग्रोथ के ऊपर, ट्रेड डेफिसिट के ऊपर और ईपीएस के ऊपर, सबके ऊपर ऑयल भारी रहता है। तो इसमें सिचुएशन ऐसे है कि अगर यूएस इकोनॉमी वीक हो रही है तो ऑयल के ऊपर दबाव कम होगा। और ऑयल इनफैक्ट एक कुछ दिन पहले जो 120 से 150 की बात कर रहे थे, तो कई लोग अब कह रहे हैं कि ऑयल डाउनवर्ड ट्रेंड में भी दिखेगा। सिटी बैंक ने कहा है कि उनके व्यू में अगले साल एवरेज प्राइस 70 के करीब हो सकता है और 23 एंड के अंदर $45 तक ऑयल गिर सकता है। क्योंकि अगर रिसेशन आता है तो ऑयल का डिमांड घटेगा, तो ऑयल का प्राइस गिरेगी। तो ये खबर मगर इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रा सिचुएशन है कि जो खबर बुरी खबर है एडवांस देशों के लिए, वहां पे ऑयल की गिरावट के जरिए इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर बन रही है। तो नेचुरली एक इंडियन ट्रेड डेफिसिट पे ऊपर ये अगर ऑयल गिरता है तो समझिए आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर, रेट हाइक कराने के लिए कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन की डर कम होगी, ईपीएस में भी एक राहत आएगी। तो एक पॉजिटिव न्यूज बनता है वो मार्केट के लिए। तो ये एक अच्छी प्ले है जहां पे रिसेशन की न्यूज एक्चुअली पॉजिटिव निकल रही है इंडियन मार्केट के लिए। तो ये रिसेंट अपटर्न जो देख रहे हैं वो इससे कोरिलेट मैं करूंगा कि जिससे भी ऑयल में कुछ भी गिरावट की सोच, न्यूज, आउटलुक आती है, तो ये एक एफपीआई के लिए थोड़ी पॉजिटिव चीज होती है इंडिया के ऊपर। ये प्ले ही अभी आजकल में प्ले हो रहा है मार्केट में। और उसके कारण शायद हमारे मार्केट को थोड़ी ये कंटिन्यूस सेलिंग जो थी उसे थोड़ी राहत मिल सकती। एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि एक जो सब फैक्टर्स बन रहे थे वो मार्केट पहचान नहीं पा रहा था और अभी कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारे एक पॉजिटिव न्यूज़ आते देखे हैं और उसकी एक है ना जो है इफ़ेक्ट मार्केट पे दिख रही है। मेटल्स हमने देखा कि कमोडिटी प्राइस में एक डाउन ट्रेंड देखा है। ऑयल प्राइस जो मेन हम इम्पोर्टर है, अगर इसमें भी कमी आए तो वो अपने लिए बहुत, भारत के लिए तो बहुत अच्छा होगा। और यूजुअली हमने देखा है कि ऑयल प्राइस ऊपर जाते भी है तो वापस अपने रेस्क्यू में आ जाते हैं, क्योंकि डाउन चले जाते हैं जब से नई गवर्नमेंट आई है, ऐसे हम देख रहे हैं। और साथ में जो यूएस की जो सिचुएशन है, आई थिंक अभी उनकी मेजर फाइट है रिसेशन और इन्फ्लेशन के बीच में। और इसीलिए वो वहाँ रेट हाइक तो होगा, वो तो पता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को उनको एक कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और साथ में हमने देखा है कि एक जो आरबीआई जो एक्टिव मेजर्स ले रही है यहाँ अपने भारत में, शॉर्ट टर्म बॉन्ड अभी एफपीआईज को मंजूरी मिल गई है तो वो ले सकते हैं। तो एक रुपी को भी डाउन फ्री फॉल के जो हो रहा था उसके लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे सिचुएशन एंड प्लस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो हमने बहुत आते देखे हैं। ये सारी सिचुएशंस क्या इंडिकेट कर रहा है मार्केट अभी खुद की? जैसे मैंने पहले भी पूछा कि अभी एक लग रहा है कि अभी उसका एक रास्ता निकाल रहा है और इसीलिए एक पॉजिटिवनेस हम देख रहे हैं मार्केट में। देखिए, रास्ता निकलना इतना आसान नहीं है अभी सिचुएशन में। क्यों मैं कह रहा हूँ कि पहली चीज देखिए, अभी जुलाई 10 से आपको रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या होगा कि पिछले क्वार्टर में दबाव था इनपुट प्राइसेस का, तो मार्जिन के ऊपर दबाव दिखेगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इतनी अच्छी नहीं दिखेंगे मेरे ख्याल में। मगर एक तरफ वो भी है कि मार्केट ये भी एक्सपेक्ट ही कर रही है, तो शायद वहां पे अगर मार्जिन पे इतना प्रेशर नहीं जितना मार्केट सोच रहा था, वो एक पॉजिटिव आ सकती है, वो एक खबर। सेकंड चीज मैं जो कहूंगा कि अपने जो इकोनॉमिक डेटा है ना, वो मजबूती आ रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन हाई हो रहे हैं। और जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि आरबीआई भी मल्टीपल टूल्स को
इम्प्लीमेंट कर रही है करेंसी की वॉलेटिलिटी को प्रोटेक्ट करने में। अगर वो नहीं करती तो दबाव इंटरेस्ट रेट के ऊपर आ सकता था, तो वो भी एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर हाइक करने की दबाव आरबीआई के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ये बाकी मेजर्स के थ्रू वो करेंसी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि भले ही वहां पे इन्फ्लेशन का एक फाइटिंग चल रहा है, इंडिया में उतना दबाव नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ ऑयल और कमोडिटी गिर रहे हैं तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन गिरेगा, मगर एट द सेम टाइम मॉनसून की खबर भी अच्छी आ रही है, तो फूड इन्फ्लेशन जो सीपीआई बास्केट में करीबन 47% फूड का कंपोनेंट होता है, तो डोमेस्टिक हमारा फूड के प्राइस पे ऊपर अच्छी फसल आई और सप्लाई अच्छा होगा तो इन्फ्लेशन आउटलुक भी अच्छा हो सकता है। तो मार्केट के लिए ये आरबीआई अगर रेट हाइक ना करे या ऐसे कुछ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग शब्द यूज करें तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो मार्केट कोशिश कर रही है एक दिशा, एक राइट रास्ता निकालने के लिए, बट अभी थोड़ा मैं कहूंगा कि थोड़ा सावधान रहिए, एक क्वार्टर को देख लीजिए और अगले क्वार्टर में मैं एक पॉजिटिव ट्रेंड देख रहा हूं, क्योंकि वो जो अगले क्वार्टर की बात होती है वो टाइम करेक्शन की बात भी होती है, क्योंकि मार्केट का ध्यान भी अब तक जो हमारे इस साल के ओवर ईपीएस प्रोजेक्शन के ऊपर है वो FY 23-24 के ऊपर ध्यान को बदलेगी ना, तो 22-23 से। तो ये चीज भी मार्केट के लिए अहम रखती है कि फिर वैल्यूएशन थोड़े सस्ते लगने लगेंगे कंपेयर टू दिस क्वार्टर। जी, तो एज अ इन्वेस्टर अभी हमें क्या करना चाहिए, हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए? मार्केट अभी अपनी दिशा ढूंढ रहा है, तो हमें एज अ इन्वेस्टर अभी कैसे अपनी स्ट्रैटेजी मार्केट के हिसाब से चेंज करनी चाहिए? मैं कहूंगा कि लमसम डालने के बगैर आप स्टैगर कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, साइडवे मूवमेंट रहेगी और खबर भी, क्योंकि एक अनप्रेडिक्टेबल चीज मैं आपने कहा इन्फ्लेशन के बाद, रिसेशन के बाद, ये सब एक तरह से तय हुआ है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करा के इन्फ्लेशन को घटा के रिसेशन भी सामने आ जाएगी, सॉफ्ट रिसेशन या हार्ड रिसेशन, यही प्रॉब्लम है। मगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो वो एक स्टॉर्म क्लाउड जो मार्केट के ऊपर हावी रहेगा कुछ दिन के लिए, तो एक वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। तो मैं कहूंगा कि आप स्टैगर कीजिए और एक मल्टी कैप अप्रोच लीजिए, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली चली तो लार्ज कैप गिरेगा, डोमेस्टिक की खबर आएगी तो मिड कैप बढ़ेगा। तो और डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स भी एक मल्टी कैप अप्रोच ले रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए और एक मल्टी कैप अप्रोच, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये दो मैं सलाह दूंगा इन्वेस्टर्स को कि एक ही कैप को में मत अटक जाइए और पूरे लमसम अभी एकदम से डालिए मत, एक 6 महीने का टाइम लेकर धीरे धीरे आप मार्केट में निवेश कीजिए। ओके, स्टैगर्ड मैनर में ऑफ कोर्स एक अपना करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन कौन से सेक्टर्स में अभी आप देख रहे हैं, कैसे कैसे कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं जिसमें हम अभी शुरुआत कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करने की? मैं कहूंगा कि आप बैंकिंग को मैं अहम नंबर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली बैंकिंग में जो गिरावट आई है एफआईआई सेलिंग के कारण वैल्यूएशंस गिर गए हैं, मगर फ्यूचर ग्रोथ उनका डोमेस्टिक मार्केट से संबंधित है। तो डोमेस्टिक मार्केट की स्टोरी अच्छी है तो बैंक के लिए अच्छी होगी, लोन डिमांड भी बढ़ रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर में पहले नंबर में रखूंगा। सेकेंड चीज मैं कहूंगा को आपको एक थोड़ी कैपिटल गुड्स, सीमेंट, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रिलेटेड स्टॉक्स को भी आप अक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि उनमें भी करेक्शन हुआ है, मगर फ्यूचर में मेरे को उनकी ऑर्डर बुक अच्छी लग रही है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव है, पीएलआई के कारण भी थोड़ा कैपेक्स का खर्चा होगा, थोड़ी बहुत प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रही है। तो ये सब कुल मिला के मेरे को कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल, बिल्डिंग मटेरियल, ये वाले सेगमेंट के लिए एक पॉजिटिविटी है। थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा, थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू रखनी चाहिए, मगर ये एक अच्छी एलोकेशन है। और तीसरा बास्केट मैं एक्चुअली रेकमेंड करूंगा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, क्योंकि बहुत दिन से वो दबाव जो चल रहा था इन टर्म्स ऑफ कोविड और पैंडेमिक के कारण कंज्यूमर डिमांड घट गई थी। मैं समझ रहा हूँ कि दिवाली के साथ कंज्यूमर डिमांड में एक बूस्ट अप देखने को शुरू देंगे, और आज की जो वैल्यूएशंस है वो मेरे लिए खास करके अच्छी लग रही है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में खास करके। तो ये तीन सेक्टर, बैंकिंग, इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये तीन में एक ओवरवेट सेक्टर्स रखने को सलाह दूंगा मैं इन्वेस्टर्स। साथ में आईटी जो जिसकी काफ़ी सारी वैल्यूएशन में करेक्शन हो गई है, और आगे जाके आप आईटी में कुछ रखना चाहेंगे, और अभी का जो सिनेरियो है उसका एडवांटेज इन्वेस्टर ले सकता है जो प्राइसेस में जो करेक्शन आया है उसके लिए?
देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर लार्ज कैप आईटीज में थोड़ा निवेश करना सही होगा क्योंकि वैल्यूएशन में करेक्शन आया है। पर अभी भी मैं कहूँगा वो एक सेफ्टी ओरिएंटेड एलोकेशन होगा अभी भी ग्रोथ आईटी सेक्टर के लिए। क्योंकि पॉजिटिव क्या होगी आईटी सेक्टर के लिए कि आईटी में वो रुपी का डिप्रिसिएशन, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है इंटरेस्ट रेट हाइक के साथ, तो थोड़ा रुपी वीकन होगा। तो वीकनिंग ट्रेंड में आरबीआई कोशिश करे कि उतना ना वीक हो जितना प्रेशर है, क्योंकि एक तरफ एफआईएस भी पुल आउट कर रहे हैं डॉलर्स को। तो एक रुपी डिप्रिसिएशन जनरली पॉजिटिव व्यू बनती है आईटी सेक्टर के लिए। मगर अगर यूएस डीप रिसेशन में चला जाता है तो आईटी डिमांड घट सकता है। तो मैं एक सेफ्टी के एलोकेशन के तौर पर एक 5-10% अब आईटी में रखने से, क्योंकि वैल्यूएशन अभी गिर गई है। 2-3 महीने पहले मैं ये नहीं कहता था, मैं आईटी को अवॉइड करने की सलाह देता था। अभी करेक्शन होने के कारण थोड़ा बहुत 5-10% आप एक सेफ्टी एलिमेंट के तौर पर थोड़ा आईटी में डाइवर्सिफिकेशन के रूप में थोड़ा एलोकेशन, बट स्टिक विद द गुड क्वालिटी लार्ज आईटी कंपनीज मैं कहूँगा। ऑटो सेक्टर क्या उसमें आप निवेश करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय बाद वो एक ग्लोरी में आने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सेमीकंडक्टर की भी अभी शॉर्टेज इतनी नहीं रही है, कमोडिटी की प्राइसेस अभी नीचे जा रही है, तो उसका भी एक एडवांटेज मिलेगा। और ऑफ कोर्स हम 4 व्हीलर्स में तो देखें तो अच्छी बिक्री हो ही रही है, 2 व्हीलर्स में भी जो अपडेट्स अभी तक आए हैं एक बिक्री बढ़ने की एक आशा हम रख रहे हैं। ट्रैक्टर्स की अभी हमने इतना अपमूव नहीं देखा है, लेकिन अभी जैसे रेंज शुरू हो गए हैं मे बी उसमें भी हम आगे जाके एक अपमूव देखेंगे। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का तो है ही। तो ऑटो सेक्टर को एज अ होल आप कैसे दिख रहे हैं? मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ। मेरे को ऑटो भी मैं पॉजिटिव हूँ। मैं कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में ऑटो को भी एक सेगमेंट मानता हूँ। और डेफिनेटली क्योंकि उधर क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स जरूर थोड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑटो व्हीकल्स को आप ईएमआई के तौर पर ही खरीदते हैं। थोड़ा ईएमआई का बर्डन बढ़ेगा, बट फिर भी एक उतना प्राइस डिमांड को इम्पैक्ट करने लायक उतना हाइक नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली, और वहीं पे भी 2-3 साल से कोविड के कारण लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था अपने व्हीकल बाइंग डिसीजन को। एक पेंटअप डिमांड सा उधर भी बन रहा है। और बाकी पॉजिटिव आप ही ने मेंशन किया कि उनके लिए इनपुट प्राइसेस गिर गए हैं, तो उतना मार्जिन का प्रेशर भी नहीं होगा। और ऑटो में बहुत सेलिंग हुई थी, तो वैल्यूएशंस भी थोड़े रीजनेबल लग रहे हैं। यस, मैं ऑटो को कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में ही मैं मानता हूं कि एक पॉजिटिव आउटलुक रखनी चाहिए।